All right. Equations of the first order but not of the first degree solvable for y। तो इस लेक्चर में ये मेथड डिस्कस करेंगे solvable for y, है ना। तो अभी तक हम लोग जो कवर कर चुके हैं, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई पी इक्वल्स टू ज़ीरो, एन उसकी मान लेते हैं डिग्री है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट मेथड हमने जो किया था वो सोल्वेबल फॉर पी था। सोल्वेबल फॉर पी, सोल्वेबल फॉर पी कब होती है? अगर आप पी की एन डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। कितनी डिग्री है यहाँ पर? पी की पावर कितनी होगी? हाईएस्ट एन। तो पी की आप उतनी ही वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाते हो जितनी उसकी डिग्री है, यानी कि एन वैल्यूज़। p इक्वल्स टू फंक्शन एफ एन एक्स कॉमा वाई इन टर्म ऑफ एक्स वाई। उसके बाद कैसे प्रोसीड करते थे सोल्वेबल फॉर p में? p की आप वैल्यू पुट आउट करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसी तरह सभी इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स सब्सटीट्यूट करते थे इक्वल्स टू एफ ऑफ एन एक्स कॉमा वाई। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, इसी तरह यहाँ से मिलेगी डॉट डॉट डॉट, इसी तरह यहाँ से एन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सब को हम सोल्व करते थे। सोल्व करने के बाद एक्स वाई और सी में कोई आपका फंक्शन आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर f2 मान लेते हैं कोई फंक्शन, एक्स वाई सी इन्वॉल्व रहेगा सॉल्यूशन में। यहाँ पर मान लेते हैं जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एक्स वाई सी इक्वल्स टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। और उसके बाद हम इन सब को कंबाइन कर देते थे। कंबाइन कैसे करते थे? f1 डॉट f2 डॉट 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 एफ एन इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इंटू दिस डॉट डॉट इंटू दिस, इन सब का प्रोडक्ट कर देते थे जो भी लेफ्ट में फंक्शन आता था और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपका आंसर आ जाता था ये सोल्वेबल फॉर पी के लिए। सेकंड मेथड हमने जो स्टडी किया था वो था सोल्वेबल फॉर एक्स। सोल्वेबल फॉर एक्स में अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो एक्स इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड पी, तो ये इक्वेशन कहलाती थी कि ये सोल्वेबल फॉर एक्स है। अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते थे हम? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, और यहाँ पर भी इसको भी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y आएगा उसमें p आएगा, डी पी अपॉन डी वाई का टर्म आएगा। उसके बाद डी एक्स अपॉन डी वाई को वन अपॉन पी से रिप्लेस करते थे, यहाँ पर भी फंक्शन आएंगे, कोई p आएगा उसमें y रहेगा, डी पी अपॉन डी वाई आएगा। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करते थे तो हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिलता था, एक में y और p इन्वॉल्व रहते थे और दूसरे में y p और डी पी अपॉन डी वाई। इस फॉर्म में आएगा ये जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। कभी कभी ये वाला टर्म नहीं आएगा, यही आएगा सिर्फ, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आता है तो हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते थे, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट आउट नहीं करते थे, क्योंकि अगर इसको ज़ीरो के इक्वल पुट आउट किया तो उसको जब सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता था, ना कि जनरल। बट हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको इग्नोर करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसी टर्म को ज़ीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट करते थे जिसमें डी पी अपॉन डी वाई का टर्म आ रहा है, इसी से हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता था। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल्स टू ज़ीरो तो हमें एक इक्वेशन मिलती थी, उसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते थे, जिसमें y होता था, p होता था और c होता था, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन 2 इसको नाम देते थे, और जो आपका गिवन क्वेश्चन होता था उसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते थे। इसके बाद हम क्या कैसे प्रोसीड करते थे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से p को एलिमिनेट करते थे। p को एलिमिनेट करने के बाद कार्टेशियन फॉर्म में आपका आंसर आ जाता था। बट अगर 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल ना हो, इन दोनों इक्वेशन से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं था समटाइम्स, तो हम क्या करते थे? इक्वेशन 2 से y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते थे, तो एक नई इक्वेशन मिलती थी हमें, उसे इक्वेशन 3 मानते थे। इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों मिलकर पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या देती थी? जनरल सॉल्यूशन। ये था सोल्वेबल फॉर एक्स मेथड, ठीक है। सोल्वेबल फॉर वाई भी इसी तरह चलेगा बिल्कुल जैसे एक्स के लिए था, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है,
अगर उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p, तो आप कहते हो कि ये सोल्यूबल फॉर y मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सोल्यूबल फॉर x में क्या था, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p लिख पाते हो, तो हम कहते थे सोल्यूबल फॉर x है। सोल्यूबल फॉर y कब होगा, अगर y को एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p लिख पाएंगे, तो हम कहते हैं उस केस में ये सोल्यूबल फॉर y है। कैसे प्रोसीड करते थे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ y के रेस्पेक्ट में करते थे और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और dy/dx आएगा, उसको p से रिप्लेस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, बेटर समझ आएगा। ये क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू 3x प्लस log ऑफ p। अब आप ये देखोगे कि ये p के लिए भी सोल्वेबल है, जो कि हमने यहाँ पे देखो y माइनस 3x इक्वल्स टू log ऑफ p हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी e⁻−3x, इसको सेपरेट करेंगे। अब ये देखो p की dy/dx वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, दोनों साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपका इजी आंसर आ गया। देखो ये सोल्वेबल फॉर p के लिए तो बहुत इजी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, ये तक तरीके से, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की थी भी नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो, y किसका फंक्शन है, x और p का, तो ये सोल्वेबल फॉर y से भी हम इसको कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एज ए y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p एक्सप्रेस कर पा रहे हो। और एक और बात आप नोटिस करोगे कि ये यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस log ऑफ p अपॉन 3 इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो x किसका फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ y एंड p, ये सोल्वेबल फॉर x भी है। तीनों ही मेथड से आप इसको कर सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड से तो हमने कर दिया इसको, सोल्वेबल फॉर p की वैल्यू फाइंड आउट की, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। सोल्वेबल फॉर x भी है ये, ठीक है। बट अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सोल्वेबल फॉर y, तो उसी मेथड से इसको ट्राई करते हैं। क्योंकि y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p मेथड से भी हम कर सकते हैं, सोल्वेबल फॉर y। कैसे करते हैं, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx 3x का हो जाएगा 1, log ऑफ p का 1/p, फिर p को करेंगे dp/dx, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान है इस बार हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आएगा dy/dx को हम सब्सटीट्यूट करेंगे p, यही तो कन्वेंशन होता है। वहाँ पर लास्ट मेथड में dx/dy आता था, तो उसको 1/p से रिप्लेस करते थे। यहाँ पर dy/dx है, तो उसको p से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर p आ जाएगा, p-3 हो जाएगा ये, और ये p आ जाएगा इधर प्रोडक्ट में, ठीक है। ये स्टेप समझ आई, इसको क्या लिखोगे आप, p, और ये 3 निगेटिव था, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 1/p और dp/dx ऐसे आएगा, और ये p भी यहाँ पर प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो p इंटू p-3 किसके इक्वल आ जाएगा, dp/dx के, ठीक है ना। ऑल राइट, अब देखो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ना, p के टर्म्स dp के साथ लिख लेते हैं और x के टर्म dx के साथ। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपने जब किया, अब आप क्या करते हैं, इसको पहले 1/p-3 है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान रहे। तो जैसे ही आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, दोनों साइड आप लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इसका आपने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया, 1/p इंटू p-3 को इसमें लिख लिया 1/3, p1/p-3 माइनस के 1/p एंड dp, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x, ठीक है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने log c/3 ऐड किया है, log c/3 इसलिए ऐड किया है ताकि जो आपका आंसर आया वो थोड़ा सुंदर दिखाई दे। आप c भी ऐड कर सकते थे, सिर्फ log ऑफ c भी ऐड कर सकते थे सिर्फ, क्योंकि log में आंसर आ रहा है इस वजह से, ठीक है। बट आपने log c/3 इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे 1/3 आएगा पूरे प्रोडक्ट में, तो 1/3 और 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे,
इस वजह से आपने log c अपॉन 3 चूज़ किया है। बाकी आप c चूज़ करो, log c भी कर सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर सुंदर नहीं दिखता आपका जो आएगा ना फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसा इसीलिए करते हैं, log c अपॉन 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इसीलिए माना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1/3 आएगा कंप्लीट के बाद, तो यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 अदरवाइज यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सी भी मान सकते थे, जस्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट log c भी कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि log में आ गए ना कुछ टर्म ये, तो हम log c मान लेते हैं c की जगह, ठीक है। बट log c अपॉन 3 इसीलिए माना क्योंकि यहाँ पे 1/3 था, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ऑल राइट, अब ये इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ये आ गया 1/p का log p, यहाँ से x प्लस दिस अपॉन दिस। अब एलसीएम लेने पर ये log a माइनस log b, तो log a अपॉन b हो जाएगा ना। आपने कौन सी लॉगरिदम प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a अपॉन b के, ठीक है। ये आपने सिंप्लीफाई यूज़ की यहाँ पे, ओके। ये 3 आपने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे, और ये log c था जो, ये आ गया आपका लेफ्ट में, निगेटिव हो गया। 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया था, क्योंकि यहाँ आपने 3 को एलसीएम लिया था ना, तो देखो 3x प्लस log c अपॉन 3 हो जाएगा, वो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 3x प्लस log c, और log c को आप ले गए इस साइड। ऑल राइट, अब ये यहाँ पर दोबारा से log a माइनस के log b, तो हो जाएगा log a अपॉन b, ठीक है, इक्वस टू 3x। एंटी लॉग लेने पर p माइनस 3 अपॉन पी सी इक्वस टू e⁻³ 3x हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते गए, p की वैल्यू आ गई है आपकी ये, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते थे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से p को एलिमिनेट करते थे, है ना। तो p की वैल्यू हमारे पास ये है, और जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर वो ये थी। देखो p की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना आसान था, तो हम लोगों ने p को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये गिवन था, आपने देखा y इक्वस टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है, आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करते हो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx को p से रिप्लेस करते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी आपकी, इसको आपने सोल्व किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन रही थी, सोल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 मिलती है आपको। अब हम ये देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या p एलिमिनेट हो पा रहा है, बिल्कुल हो पाएगा। आपने इक्वेशन 2 से ये जो p की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दी, तो p एलिमिनेट हो गया, और p एलिमिनेट होने के बाद आपका आंसर कार्टेशियन फॉर्म में आ गया एक सिंपल इक्वेशन में। अगर इन दो इक्वेशन से p एलिमिनेट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू, जैसे लास्ट टाइम हम क्या करते थे, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे वहाँ पर, सोल्वेबल फॉर y जब हमने किया था। अगर p एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते थे। यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, कब, जब p एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी देखेंगे किस तरीके के करेंगे, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था। और राइट, अब ये देखो y इक्वस टू एक्स पी प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्वेश्चन है, क्या ये सोल्वेबल फॉर p है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में भी दिया था, जब सोल्वेबल फॉर p कर रहे थे, असाइनमेंट के लिए दिए थे। ये सोल्वेबल फॉर p भी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। देखो कैसे, ये हमने ट्राई भी किया है, देखो y अपॉन एक्स अपॉन में आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स इक्वस टू दिस, p इधर आकर इस नेगेटिव हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स माइनस पी इक्वस टू 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यही आएगा ना। देखो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y अपॉन एक्स माइनस पी इक्वस टू दिस आएगा, दोनों साइड का आप क्या क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो दिस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिला ये। अब p की वैल्यू आपने dy अपॉन डी एक्स सब्सटीट्यूट की। अब ये देखो होमोजीनियस बन रही है ना, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ये होमोजीनियस। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये सोल्वेबल फॉर p देखो कितनी आसान हो रही थी। ये क्वेश्चन एज ए होम असाइनमेंट मैंने सोल्वेबल फॉर p में दिया है आपको, तो ये सोल्वेबल फॉर p भी है।
और अगर यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो x की वैल्यू आएगी ये निकल कर, तो x किस फॉर्म में लिख पा रहे हो आप, p और y, तो ये सोल्वेबल फॉर x भी है, सोल्वेबल फॉर p भी था ये क्वेश्चन, सोल्वेबल फॉर x मेथड से भी कर सकते हैं, और ये सोल्वेबल फॉर y भी है। देखो y किसका फंक्शन है, x और p का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p। इस क्वेश्चन में भी तीनों मेथड एप्लीकेबल हैं, बट हम कौन सा मेथड यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, सोल्वेबल फॉर y। तो इसी मेथड से ट्राई करते हैं क्या होता है। अब देखो सोल्वेबल फॉर p, एग्जाम में तो आपका जस्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सोल्व दिस, तो आपने देखना है कौन सा मेथड लगाना है, x वाला, p वाला कि y वाला, क्योंकि ये तीनों मेथड इसमें एप्लीकेबल है। तो जोन सा भी आपको इजी पड़ेगा वही अप्लाई करते हैं हम। तो सोल्वेबल फॉर p देखो आसान होता बहुत, ठीक है। सोल्वेबल फॉर y करते हैं, सोल्वेबल फॉर x भी आप ट्राई कर सकते हैं, देखो बहुत लेंथी होगा, सोल्वेबल फॉर y भी बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। सोल्वेबल फॉर y है ये, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड, इसको डिफ्रेंशिएट किया, x एज इट इज़, इस कंप्लीट को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस दिस एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन आ गया 1, फिर जो डी पी अपॉन डी एक्स के टर्म थे उनको एक साथ लिखा, फिर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गई। अब आपने यहाँ क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, ये यहाँ पर आकर आपने क्या किया, इंटीग्रेट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना था। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन 2 इसको नाम देते हैं हम, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 आती है। अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से p को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, तो हम इक्वेशन 2 से जो x की वैल्यू है वो कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में, है ना, क्योंकि ये और लेंथी पड़ जाएगा। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 है आपकी y इक्वल्स टू एक्स पी प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, और जो इक्वेशन 2 आई है आपकी सिंप्लीफाई करने के बाद, वहाँ से x की वैल्यू देखो ज़रा कितनी आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो होगी c इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ आएगी, एंड p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ आएगी। अब इन दो इक्वेशन, ये 1 है ये इक्वेशन 2 है, तो p को एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये जो x की वैल्यू है इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और इंटू दिस, ये तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की इंटू दिस, तो ये हो जाएगा p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल आउट क्योंकि -1 पे 1 पावर है, तो y इक्वल्स टू सी 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं आप, और 3 और 2 दोनों मिलकर क्या देती हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी जनरल सॉल्यूशन देंगी इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो x किसका फंक्शन है, p और c का, y किसका फंक्शन है, p और c का, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका आंसर इसी तरह आता है, ठीक है। तो आपने इसको देखा था, ये सोल्वेबल फॉर p भी थी, सोल्वेबल फॉर x भी, प्रोसीड कर सकते हैं हम यहाँ पे, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये भी इतना ही लेंथी होगा जितना सोल्वेबल फॉर y है। सोल्वेबल फॉर y करा आपने, डिफरेंशिएट किया, फिर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी, इसको इंटीग्रेट किया, तो इक्वेशन 2 मिली आपको सोल्व करने के बाद। अब p को एलिमिनेट करना आसान नहीं था इक्वेशन 1 और 2 से, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते थे, वहाँ से अगर p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है 1 और 2 से, तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते थे, यहाँ पर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सोल्वेबल फॉर y में। तो आपने क्या किया, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में जब सब्सटीट्यूट की तो एक नई इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 3, और लास्ट टाइम की तरह आप क्या करते थे, इक्वेशन 2 और 3 दोनों एक साथ मिलकर आपको क्या प्रोवाइड कर देती थी, सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे,
ठीक है, ओके। सोल्वेबल फॉर भी बहुत इजी थी ये, सोल्वेबल फॉर एक्स भी लेंथी आएगी, सोल्वेबल फॉर वाई भी थोड़ी सी लेंथी हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 पी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर पी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर p है और कांस्टेंट अदर टर्म है, तो ये सोल्वेबल फॉर p भी तो हो सकती है। तो हम देखते हैं सोल्वेबल फॉर p में क्या होता है। p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, श्रीधराचार्य अप्लाई किया, p की दो वैल्यू आएंगी, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव। चलो पॉजिटिव साइन लेके देखते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव साइन लेते हैं आप, ये आएगा p की जगह dy अपॉन डी एक्स। अब क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आसान है? नहीं, देखो ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। यही तो करते हैं हम सोल्वेबल फॉर p में, जैसे ही p की वैल्यू मिलती है, p की जगह dy अपॉन डी एक्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है इसको सोल्व करना, तो इसकी बजाय हम कौन सा मेथड देखेंगे। अब आप x के लिए तो सोल्वेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर x टू दी पावर 4 आ गई। ठीक है, x को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, इस इक्वेशन से जब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की आई है, किस में आई है? x और p के टर्म में। इसका मतलब ये क्या है? सोल्वेबल फॉर y है। कैसे प्रोसीड करते हैं हम? x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर 4 एज इट इज, पी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 2p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इस बार, एक्स टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। p एज इट इज, x का हो जाएगा 1, सॉरी हाँ x को कर लेते कोई नहीं, x एज इट इज p का डी पी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस आता है क्योंकि अब बाहर आपका माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अब जो डी पी अपॉन डी एक्स के टर्म थे उनको आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी डी पी अपॉन डी एक्स, डी पी अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? p। तो यहाँ पर कितना था? p, और यहाँ पर भी माइनस के p, तो p और p इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। देखो ये भी p था और माइनस p यहाँ पर है, तो p प्लस p 2p हो जाएगा। और ये टर्म क्या है? पॉजिटिव है ना, ये इसको लेफ्ट में लाएंगे तो निगेटिव हो गया। इन दोनों टर्म से हमने डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो ये आया। ठीक है, अब ये टर्म भी इसको भी इधर ले आते हैं और x को कॉमन ले लेते हैं, माइनस के x को। ठीक है, जब ये टर्म इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों टर्म से हमने क्या किया? माइनस के x कॉमन ले लिया, और यहाँ से 2p कॉमन है। देखो 2p कॉमन है और p भी, इन दोनों टर्म से 2p कॉमन है, और इन दोनों टर्म से x को कॉमन ले लिया, माइनस के x। पहले तो इस कंप्लीट टर्म को लेफ्ट में ले लिया है तो निगेटिव हो गया ये, फिर इन दोनों टर्म से माइनस के x को कॉमन लिया, इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये कॉमन टर्म आ गया, इसको कॉमन ले लिया दोनों से, तो यहाँ पर 2p रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये तो आ गया कॉमन। अब ये देखो ध्यान से किस फॉर्म में बन रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम में क्या बनता था जब हम सिंप्लीफाई करते थे, एक फंक्शन y और p का बनता था, और दूसरा फंक्शन हमारा बनता था जिसमें y p डी पी अपॉन डी वाई का टर्म आता था, इक्वल्स टू 0। तो हम इसको इग्नोर करते थे, इसको सिंप्लीफाई करते थे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, x और p का फंक्शन आ रहा है, और दूसरा x है, इसमें p भी इन्वॉल्व है, और डी पी अपॉन डी एक्स इन्वॉल्व है। तो इसमें इस वाले फैक्टर को हम क्या करते हैं? इग्नोर, क्योंकि अगर इसको 0 के इक्वल पुट आउट करके हमने सब्सटीट्यूट करके 0 को जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को हम इग्नोर करेंगे, और किसको 0 के इक्वल पुट आउट करके सिंप्लीफाई करेंगे? जिसमें डी पी अपॉन डी एक्स होगा, जैसे यहाँ पे करते थे जिसमें डी पी अपॉन डी वाई होता था। तो इसको 0 के इक्वल पुट आउट करके वही कहानी लिखी है, क्यों 0 के इक्वल पुट आउट नहीं करते इसको? इस वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट आउट करेंगे। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना था, दोनों साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्यूशन जो आया है आपका, वो आया है ये p की वैल्यू दिस, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से p को एलिमिनेट करना अगर पॉसिबल है तो कर देते हैं। तो यहाँ पे p को एलिमिनेट करना इक्वेशन 1 और 2 से पॉसिबल है। p की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे ही p की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ये देखो, क्योंकि p को एलिमिनेट करना आसान था ना 1 और 2 से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा आपने, p में क्वाड्रेटिक नज़र आ रही थी, तो पहले आपने देखा सोल्वेबल फॉर p करके देखते हैं, तो आपने देखा ये बहुत टफ हो जाएगा। फिर ये सोल्वेबल फॉर y भी नज़र आ रहा था आपको, तो आपने सोल्वेबल फॉर y की तरह प्रोसीड किया।
इक्वेशन 2 मिली सोल्व करने के बाद 1 और 2 से p को एलिमिनेट कर दिया आपने, क्योंकि पॉसिबल था यहाँ पे 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ दिस y इक्वस टू, देखो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है किसका फंक्शन है, x और p का। f ऑफ एक्स पी स्क्वायर है ये यहाँ पे कोई फंक्शन होगा एक्स पी स्क्वायर का, ठीक है। तो y इक्वस टू किसका फंक्शन है, ये x और p का, यानी कि सोल्वेबल फॉर y है ये। क्या करते हैं, प्रोसीड, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर 2p एज इट इज़, x का हो जाएगा 1, इस बार 2x एज इट इज़, p का डिफ्रेंशिएशन dp अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, कोई फंक्शन है ना ये, तो उसका f डैश एक्स पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स पी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ p स्क्वायर का 2p dp अपॉन dx प्लस p स्क्वायर एज इट इज़ x का हो जाएगा 1, ठीक है। और जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हो गया f डैश एक्स पी स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ये डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू पी, यहाँ पर p सब्सटीट्यूट किया, ओके। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई किया आपने। ये जो 2p और ये p टर्म जब इस साइड लेकर आएंगे तो 2p माइनस p हो जाएगा, यानी कि कितना रह जाएगा p, तो p रह जाएगा, और इस साइड सिर्फ कितना जाएगा 0। तो देखो ये 0 वाला टर्म हमने इस साइड लिख लिया। अब इस साइड क्या क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पे p रह जाएगा सिर्फ, ये इधर आकर नेगेटिव होगा ना तो p रह जाएगा, प्लस और कौन सा टर्म रह गया, ये वाला टर्म देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिखा। अब यहाँ से अगर आप देखो डी पी अपॉन डी एक्स इन दोनों टर्म में कॉमन था, तो इन दोनों को एक साथ लिखा और 2x भी कॉमन ले लिया दोनों से। इन दोनों टर्म से 2x भी कॉमन था, डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये बचा, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया। यहाँ पर p रह गया था ना, p प्लस दिस, और इन दोनों टर्म से p भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन ले लिया जो कुछ आ रहा था, और इन दोनों टर्म से भी जो कुछ कॉमन आ रहा था वो भी ले लिया हमने। और इस साइड तो 0 रह गया था क्योंकि हम ये इसको इधर ले आए थे राइट साइड में, तो 2p माइनस p हो गया था p, इन दोनों से भी p कॉमन ले लिया। अब देखो ये फैक्टर सेम आ रहा है तो ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये बनेगा, आपको ये वही फॉर्म बन रही है ये वाली, देखो। तो इस वाले फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं जिसमें डी पी अपॉन डी एक्स नहीं होगा, किसको प्रोसीड करेंगे, सिर्फ जिसमें डी पी अपॉन डी एक्स होगा। इसको 0 के इक्वल पुट आउट किया आपने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है उसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई है 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं क्या p को एलिमिनेट कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो p की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल था, ठीक है। देखो जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है दोनों साइड, तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड किया है वो log c स्क्वायर किया है, ठीक है। आप c भी ऐड कर सकते थे, log ऑफ c भी ऐड कर सकते थे, log ऑफ c स्क्वायर ही क्यों ऐड किया, ताकि इसलिए ताकि p की वैल्यू c अंडर रूट c में ना आए। अगर आप log ऑफ c ऐड करते तो अंडर रूट c आता, log ऑफ c स्क्वायर ऐड करने पर जब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो c आई है, देखने में अच्छी लगती है बस, ये और कुछ नहीं है। आप जस्ट c भी ऐड कर सकते थे, log ऑफ c भी ऐड कर सकते थे। अगर आप log c ऐड करते ना तो p की जो वैल्यू आती वो आती अंडर रूट c अपॉन अंडर रूट एक्स। log ऑफ c स्क्वायर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करने से फ़ायदा ये हो गया, ये थोड़ा देखने में अच्छी लग रही है, p की वैल्यू c आ रही है c अपॉन अंडर रूट एक्स, है ना, क्योंकि अंडर रूट c आएगा उसे भी हम दूसरा कांस्टेंट c1 नाम देते, तो उससे बेटर है हमने पहले ही ऐसा कांस्टेंट ऐड किया log ऑफ c स्क्वायर, ताकि जब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो c का टर्म बन जाए, सिर्फ और c है, हमें उसको दोबारा से रिप्लेस ना करना पड़े। कहीं पर अगर मान लेते हैं 4c स्क्वायर आता है तो उसको फिर हम नया कांस्टेंट दे देते हैं c1, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि आप c भी ऐड कर सकते थे, log c भी ऐड कर सकते थे, log c स्क्वायर आपने इसीलिए ऐड किया यहाँ पे ताकि ये देखने में अच्छा लगे बस। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, ऐसा ही है जैसा अभी आपने किया है ना ऊपर, इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, y = 2px फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर,
वहाँ पे एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर का फंक्शन था ना, तो जो एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर का फंक्शन हमने टेन इनवर्स एक्स पी स्क्वायर ले लिया। सेम इसी तरह प्रोसीड करेंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये y इक्वस टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स पी। क्या ये p के लिए सोल्वेबल है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो जब आपने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये y माइनस एक्स अपॉन ए टेन इनवर्स टेन हो जाएगा। p की वैल्यू जब आपने फाइंड आउट की आ रही है, अब आप p को क्या पुट आउट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू टेन वाई पी वाई माइनस एक्स अपॉन ए। तो ये तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो इतना टफ नहीं है। कैसे करेंगे, y माइनस एक्स को हम यहाँ पे v मानते हैं, तब ये सिंप्लीफाई होगी। तो सोल्वेबल फॉर p मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। क्या सोल्वेबल फॉर x है? ये बिल्कुल है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y और p के टर्म में आ रही है, देखो x इक्वस टू एज ए फंक्शन ऑफ y ऑफ p। यहाँ से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। सोल्वेबल फॉर p भी था, ये अभी देखा आपने, इसके आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। y माइनस एक्स को y माइनस एक्स अपॉन ए पूरे को ही v मान लेना, तब भी हो जाएगा ये सोल्व। x के लिए भी ये सोल्वेबल थी, ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। और ये y के लिए भी है, y के लिए तो डायरेक्ट दिया हुआ ये y इक्वस टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p। अब क्योंकि हम सोल्वेबल फॉर y मेथड पढ़ रहे हैं तो उसी के मेथड से करेंगे इसको। y किसका फंक्शन है, x और p का। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया आपने, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है ये डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने क्या पुट आउट किया, p। ये माइनस के वन हो गया, तो p माइनस वन इक्वस टू दिस। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो p के टर्म्स हैं उनको dp के साथ और जो x के टर्म है वो dx के साथ, ये आ गया यहाँ तक, देखो। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इंटीग्रेट करने के लिए इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन किया आपने, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद दिस अपॉन दिस और अपॉन टू। तो अब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन log p माइनस वन, दिस अपॉन दिस करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आएगा हाफ log p स्क्वायर प्लस वन। दिस अपॉन दिस करेंगे उसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस के टेन इनवर्स p। पहले आपने इनको सेपरेट किया, दिस अपॉन दिस कंप्लीट, वन अपॉन दिस, उसके बाद इंटीग्रेट किया दोनों को। तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा ये, और वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होता है टेन इनवर्स p माइनस के। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि लॉग में नज़र आ रहे थे सारे टर्म, आर्बिट्ररी कांस्टेंट log ऑफ c इसी साइड ऐड कर दिया हमने, और इधर कितना आ जाएगा x। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ की, log a माइनस log b, इन सब को हमने log की प्रॉपर्टी से यूज़ किया। कौन सी, log a माइनस के log ऑफ b, ये वाली जो प्रॉपर्टी आती है ना, कितना होता है log ऑफ a अपॉन b। तो वही क्या, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, पहले हाफ को इसकी पावर में ले गए, है ना, तो ये पी स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट हो गया, देखो तभी तो अपॉन में आया ये, और माइनस के टेन इनवर्स पी एज इट इज रहा। log ऑफ सी भी कहाँ गया, प्रोडक्ट में, ठीक है। log ए प्लस log बी बाद में अप्लाई कर दिया, पहले आपने ये वाला अप्लाई किया, फिर log ए प्लस log बी भी अप्लाई कर दिया। जो log के सभी टर्म्स थे उनको एक साथ लिख कर ये आएगा टेन इनवर्स पी एज इट इज एक्स। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। जब इसको सोल्व कर लेते हैं इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब ये देखो, क्या इक्वेशन नंबर 2 और 1 से p को एलिमिनेट कर पाओगे हम। ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो क्वेश्चन गिवन था, और ये इक्वेशन 2 है, p को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो x की जो वैल्यू थी इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आई है इक्वेशन, ये इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। क्योंकि 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट की। सब्सटीट्यूट करने के बाद एक नई इक्वेशन मिली है, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों एक साथ मिलकर क्या देती हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन। यही करते आ रहे हैं हम लोग। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, y इक्वस टू 2px माइनस के p स्क्वायर। अब ये p में क्वाड्रेटिक भी तो नज़र आ रही है आपको, तो देखते हैं क्या ये सोल्वेबल फॉर p है। तो जब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट की तो आपको p की वैल्यू मिली है ये, है ना। तो क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब इसके बाद कैसे करते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव, p को क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, चलो पॉजिटिव साइन ले लेते हैं एक बार दिस। अब आप इसको सोल्व करना रहेगा, तो ये भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा,
जब आप इसको सोल्वेबल फॉर की पी करेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करना है ना आपको, ये इजी नहीं है इसको सोल्व करना। क्या ये सोल्वेबल फॉर एक्स है? अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी, देखो p और y के टर्म में आ रही है, तो ये सोल्वेबल फॉर x भी है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड, ये मेथड भी एप्लीकेबल है। सोल्वेबल फॉर p भी था बट ये भी लेंथी पड़ रहा था, सोल्वेबल फॉर x भी है ये, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे, तो ये सोल्वेबल फॉर x भी है। बट आपको ये सोल्वेबल फॉर y भी तो दिख रही है, देखो y किसका फंक्शन है, एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p, साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको सोल्वेबल फॉर x देखेंगे तो दिस अपॉन दिस अपॉन में आएगा ना, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा हो सकता है लेंथी हो सकता है, तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है। जब आप इसको सोल्वेबल फॉर y कर रहे हैं तो बेटर होगा आप इस वाले मेथड से करें, सोल्वेबल फॉर y से। ठीक है, अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे जो जिसमें तीनों मेथड एप्लीकेबल थे, बट आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, जो मेथड आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि लिखा हुआ कि इसको सोल्वेबल फॉर x करो, सोल्वेबल फॉर y। ठीक है, अगर आएगा फिर तो उसी से करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन आता है सोल्व दिस, तो आपके माइंड में तो यही आएगा कि ये p में क्वाड्रेटिक है, p की दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उनको सोल्व कर लेंगे, सोल्वेबल फॉर p हो जाएगा ये। बट अगर जब आप देखेंगे सोल्वेबल फॉर p करने जाओगे तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ये टफ हो जाएगी। सोल्वेबल फॉर x भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, क्योंकि x की वैल्यू y और p के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो आप, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड से अप्लाई करो, हम वो मेथड अप्लाई करेंगे। ये तीनों मेथड एप्लीकेबल है ना इसमें, तो जो सबसे आसान रहेगा उस मेथड से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो सोल्वेबल फॉर y पढ़ रहे हैं तो इसी से देखते हैं, y एज ए फंक्शन x और p का आप लिख पा रहे हो। अब y x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y अपॉन dx को p सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन रही है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनने के बाद, नहीं सेपरेशन कहाँ, यहाँ पे तो x और p के टर्म है, सेपरेशन नहीं, ये लीनियर बनेगी, तो इसको सिंप्लीफाई करते गए तो ये लीनियर बन रही है इस फॉर्म की, dx अपॉन डी p का फंक्शन इंटू एक्स और QP का, यहाँ पे x डिपेंडेंट का काम कर रहा है, p इंडिपेंडेंट का। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सोल्व करनी है ना आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद p सब्सटीट्यूट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उसको सोल्व करना रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये। ठीक है, तो जो कि लीनियर थी, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, सोल्व जो करते हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 ये देखते हैं क्या p एलिमिनेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर p एलिमिनेट नहीं हो पाता है तो इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एक इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। जब हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन ये मिलेगी, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो x p और c का फंक्शन इस फॉर्म में ही आ गई है, y भी p और c का फंक्शन। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन ये था, यहाँ पे आपने देखा ये तीनों मेथड एप्लीकेबल हैं, बट सोल्वेबल फॉर p टफ रहेगा। x की तरह भी प्रोसीड करते हैं, बट हम कौन से मेथड से कर रहे हैं यहाँ पर, सोल्वेबल फॉर y से। सोल्वेबल फॉर y जब आपने किया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको p सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलती है इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इसको पहचानना पड़ता है कौन सा मेथड होगा, सेपरेशन होगा, लीनियर होगा, होमोजीनियस होगा। तो ये लीनियर फॉर्म में हमने इसे लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको सिंप्लीफाई करते गए तो ये लीनियर फॉर्म बन रही है, इस फॉर्म की बन रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके इसको सोल्व किया, सॉल्यूशन जो आता है उसको इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करते हैं, p को एलिमिनेट, बट p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं था, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एक नई इक्वेशन मिलती है, उसको इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड दोनों एक साथ मिलकर पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या दे देती हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ओके। अब सोल्वेबल फॉर y का एक स्पेशल केस है जिसको हम लैग्रांजेस इक्वेशन भी बोलते हैं।
तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में दी हुई है y इक्वस टू एक्स इंटू पी का कोई फंक्शन प्लस p का कोई अदर फंक्शन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो उसको हम बोलते हैं लेग्रांज फॉर्म। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, y इक्वस टू क्या है, ये x और p का ही तो कोई फंक्शन मिलेगा कंप्लीट। अगर हम इसको देखें तो ये सोल्वेबल फॉर y का एक स्पेशल केस है। अगर सोल्वेबल फॉर y और इस फॉर्म में है वो x इंटू सम p का फंक्शन प्लस अनदर p का फंक्शन कोई, तो उसको बोलते हैं हम लेग्रांज इक्वेशन। सोल्व कैसे करेंगे, वही सोल्वेबल फॉर y मेथड ही अप्लाई करते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, बट इसको सोल्वेबल फॉर y का एक स्पेशल मेथड नाम दे दिया, इसको लेग्रांज इक्वेशन। अब क्योंकि ये सोल्वेबल फॉर y है तो वही मेथड अप्लाई करेंगे हम, सोल्वेबल फॉर y। देखो y इक्वस टू 3x प्लस लॉग ऑफ p, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो y इक्वस टू x इंटू सम p का फंक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस लॉग ऑफ p, यहाँ पर भी f ऑफ p लॉग ऑफ p का फंक्शन, ये काम कर रहे हैं आपके f ऑफ p ये हो गया, f ऑफ p ये हो गया। y इक्वस टू एक्स प्लस ए इंटू टेन इनवर्स p, तो y इक्वस टू एक्स इंटू p का फंक्शन ये वाला क्या हो गया 1 कंसिडर कर सकते हैं, और प्लस p का फंक्शन देखो जो f ऑफ p है हो जाएगा। y इक्वस टू 2px माइनस के p स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्म में है ना, देखो y x इंटू सम p का फंक्शन, तो सम p का फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे 2p और प्लस p का फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे माइनस के p स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो ये देखो ये सब क्या थे, लेग्रांज इक्वेशन के एग्जाम्पल थे। लेग्रांज इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y का एक स्पेशल केस है, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली x और p के ही वो आएंगे, टर्म में आएंगे। y इक्वस टू एक्स और p के फंक्शन है ये कोई कंप्लीट, अगर इसको देखें तो इसको सोल्व करेंगे वही मेथड रहेगा आपका सोल्वेबल फॉर y, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, सोल्वेबल फॉर y का एक स्पेशल केस है, जिस इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको लेग्रांजेस इक्वेशन कहते हैं, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। मेथड वही रहेगा सोल्वेबल फॉर y का, वैसे ही प्रोसीड करोगे आप, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है y इक्वस टू साइन ऑफ p माइनस के p इंटू कोस ऑफ p, तो y किसका फंक्शन है, एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है ना, बल्कि इसमें तो x इन्वॉल्व भी नहीं है तो और आसान हो जाएगा। y इक्वस टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है, सोल्वेबल फॉर y है ये, इसमें x भी नहीं है, सो y जो है सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है, तो ये और आसान हो जाएगा। मेथड यही रहेगा हमारा सेम, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx को p सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आपका आंसर आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर क्या कहलाती है 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ्रेंशिएट किया है जस्ट इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, साइन पी का कोस पी, फिर पी का डी पी अपॉन डी एक्स, पी एज इट इज कोस पी का माइनस के साइन पी और पी का डी पी अपॉन डी एक्स, प्लस यानी कि बाहर माइनस था तो यहाँ पे माइनस कोस पी एज इट इज रहेगा और पी का डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जो डी पी अपॉन डी एक्स के टर्म थे उनको एक साथ लिखा, ठीक है। बाकी के टर्म, ये वाला टर्म तो देखो कैंसिल हो जाएगा, कोस पी डी पी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर ये कोस पी डी पी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो पी साइन पी डी पी अपॉन डी एक्स रह जाएगा, और इस साइड में पी डी वाई अपॉन डी एक्स को पी सब्सटीट्यूट करते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना था, इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर आ गया ये, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब ये देखो इक्वेशन 2 और 1 से क्या p एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं, p को एलिमिनेट करना आसान नहीं है। अब अगर p एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, बट यहाँ पर x का कोई टर्म ही नहीं है। अगर x का कोई टर्म नहीं है तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिलकर क्या दे देती हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो इक्वेशन 1 ऑलरेडी किस फॉर्म में है, y एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c, ज़रूरी नहीं है c आए कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर भी x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p एंड c, इसी फॉर्म में आती थी हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिलकर क्या दे रही हैं आपको,
जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था सोल्वेबल, आपने देखा कि ये सोल्वेबल फॉर वाई की फॉर्म बन रही है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को सब्सटीट्यूट किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सिंप्लीफाई हो रही थी। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। फिर हम इक्वेशन 1 और 2 से ये देखते हैं क्या पी एलिमिनेट हो पा रहा है। पी को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो हम देखते हैं इक्वेशन 2 से जो एक्स की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें एक नई इक्वेशन मिलती है थर्ड। तो थर्ड और सेकंड मिलकर आंसर दे देती हैं। बट इसमें एक्स है ही नहीं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर 1 और 2 ही दोनों मिलकर पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगी। ठीक है, यही हम सोल्वेबल फॉर वाई में किया था हमने लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे वाई की वैल्यू मिलती थी, तो अगर हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाते थे वहाँ पे तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते थे हम वहाँ पे। यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, y इक्वल्स टू ए प्लस पी इंटू पी प्लस डी इंटू पी स्क्वायर। तो देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है ना, बल्कि यहाँ पर x का कोई टर्म ही नहीं है, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा इसको सोल्व करना। ठीक है, तो सोल्वेबल फॉर y है ये, y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ p है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x नहीं आ रहा है बट कंसिडर तो कर सकते हैं ना। तो ये सोल्वेबल फॉर y थी, आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को p सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, यही करते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद p। अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आती है उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करते हैं, बट p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। बट इक्वेशन 1 में x का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर हमें क्या दे देंगी, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 लास्ट में लिख देना ज़रूर एक साथ, 1 एंड 2 दोनों मिलकर हमें क्या दे देती हैं, जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन गिवन है आपका, तो जब आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की, x का टर्म तो नहीं है यहाँ पे, सोल्वेबल फॉर p भी नहीं होगी, तो जब आपने y इसको देखा तो y का एक ही टर्म आ रहा है, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो ये मिली। तो y एज ए फंक्शन ऑफ p है ना, एज ए फंक्शन x एंड p भी कंसिडर कर सकते हैं, भले ही x ना हो तो सोल्वेबल फॉर y तो है ना ये, क्योंकि आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, x ना होने से हमें और फायदा हो जाता है। तो y इक्वल्स टू दिस, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, p। ठीक है, तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या सब्सटीट्यूट किया है, p। अब p सब्सटीट्यूट करने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाएगी ये। यहाँ पे आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई किया। ठीक है, दोनों साइड आप क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट दिस इंटू दिस। इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर आया है ये, कहाँ है ये वाली इक्वेशन, x इक्वल्स टू दिस। इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई जब आपने किया तो आपको मिलेगा ये, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करने के बाद इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 ये गिवन थी हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना आसान नहीं था, तो इसलिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर क्या दे देती हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर p को एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, बट इक्वेशन 1 में x का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 2, ये 1 है और ये 2 दोनों एक साथ मिलकर क्या दे देती हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर यहाँ पर कोई x का टर्म होता तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, एक नई इक्वेशन मिलती है, उसको इक्वेशन थर्ड बोलते हैं हम लोग, यही करते थे ना, इक्वेशन नंबर थर्ड बोलते थे। फिर 2 और 3 दोनों एक साथ मिलकर पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको फाइनल आंसर जनरल सॉल्यूशन दे देती है। ये कहानी लिख लेना यहाँ पे कि इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना इजी नहीं है, इसलिए 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर क्या दे रही है हमें, जनरल सॉल्यूशन। ये वाली कहानी ज़रूर लिख लेना यहाँ पे। चलो मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, यही तो थी हमारी इक्वेशन 1।
ये इक्वेशन 2 थी जो सोल्व करने के बाद आती है। ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है ना। कोई नहीं, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये तो इसमें तो y इक्वल्स टू दिस एंड दिस कोई टफ सा करते हैं। ये देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इक्वल्स टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है ना ये, तो ये सोल्वेबल फॉर y, इस मेथड से आप कर सकते हैं इसको, सोल्वेबल फॉर y। क्या है करते हैं सोल्वेबल फॉर y में, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ दी साइड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 1 प्लस पी एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज़, 1 प्लस पी का डेरिवेटिव 1 का 0, पी का कितना हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स प्लस ए एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है पी स्क्वायर का 2p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, जस्ट इंटीग्रेट सॉरी डिफ्रेंशिएट किया है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, p, डी वाई अपॉन डी एक्स को p सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा p, p इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस एक्स, इन दोनों टर्म से डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन है ना देखो, तो कितना रह जाएगा x प्लस 2ab, ये आएगा x प्लस 2ab इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये p से p कैंसिल आउट, तो कितना रह जाएगा आपका x प्लस 2ab एज इट इज़ इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू प्लस 1 है ना, ये इसको इसमें भेज देते हैं -1, और यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 2ab। तो इसको अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये ऐसे तो कोई सेपरेशन भी नहीं बनना है, ये लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों टर्म ऊपर होते तो आपका काम बन जाता। तो डी एक्स अपॉन डी पी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ दी साइड, तो डी एक्स अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स प्लस 2ab अपॉन 1, ठीक है, यही आएगी डी एक्स अपॉन डी पी की वैल्यू। अब देखो ये माइनस के एक्स ले आते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी पी प्लस के एक्स इक्वल्स टू माइनस के 2ab। अब ये देखो लीनियर बन रही है एक्स और पी में, कौन सी फॉर्म है ये, डी एक्स अपॉन डी पी प्लस कोई p का फंक्शन इंटू एक्स इक्वल्स टू सम अदर फंक्शन ऑफ p, यही फॉर्म है। x यहाँ पर डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो जब आप ए पी से कंपेयर करेंगे, ए पी जो फंक्शन ऑफ p है वो कितना है यहाँ पर 1, जो q ऑफ p है अनदर p का फंक्शन है वो माइनस के 2ab। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ए पी डी पी, ये होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ 1 1 का इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा p, दैट मीन्स e टू दी पावर p आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू एक्स है ना यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आता है ना, ठीक है। x इंटू ई टू दी पावर p इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q ऑफ p कितना है माइनस के 2ab इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p डी पी प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर p माइनस के 2 है तो कांस्टेंट है, p e टू दी पावर p में जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर p माइनस 1 ही आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, प्लस कांस्टेंट c, e टू दी पावर p से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर भी e टू दी पावर की p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 2 है p माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस के p, यह आ जाएगा आपका, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 से, जब हम सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखते हैं क्या इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं है, p को एलिमिनेट करना आसान नहीं है। इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 है 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, ये है ना इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 से p एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तो इक्वेशन नंबर 2 से
एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम यही करते हैं ना। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आएगा, वाई इक्वल्स टू 1 प्लस पी। एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़रा ध्यान से देखो, -2a पी -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर -p। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की 1 प्लस पी एज इट इज़ प्लस के ए पी स्क्वायर, यही आएगा ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना भी रहने देते हैं बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जो नई इक्वेशन आएगी उसे इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 और थर्ड दोनों एक साथ मिलकर क्या देती हैं, जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगर इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -2a p -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर -p। अब p की मल्टीप्लाई करते हैं तो -2a p स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी पी ई टू द पावर -p और प्लस के ए पी स्क्वायर। ये भी ए पी स्क्वायर है और ये भी ए पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2a p -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर -p और यहाँ पर रह जाएगा माइनस के ए पी स्क्वायर प्लस के 2ab। बल्कि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा -2ab प्लस के 2a प्लस 2ab प्लस सी इंटू पी ई टू द पावर -p। ठीक है, -2ab प्लस 2ab ये भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा, ये टर्म रहेगा सिर्फ और सिर्फ, हाँ, और प्लस 2a प्लस सी इंटू ई टू द पावर -p माइनस ए पी स्क्वायर प्लस सी पी ई टू द पावर -p। तो ये आ गई आपकी, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करती है हमें, जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कहानी लिख देना, इक्वेशन 2 एंड थर्ड टुगेदर विल गिव द जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, p रिगार्डेड इज पैरामीटर। p यहाँ पे पैरामीटर का काम करता है। ये क्वेश्चन गिवन था आपका, तो आपने इसको पहचाना ये किस फॉर्म में गिवन है। तो आपने ये देखा, ये y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p था, यानी कि ये सोल्वेबल फॉर y है। सोल्वेबल फॉर y में क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dy अपॉन dx को p के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। फिर ये देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 से क्या p एलिमिनेट कर पाएंगे हम, नहीं है, इम्पॉसिबल है p को एलिमिनेट करना, मतलब इजी नहीं है। ठीक है, 1 और 2 से p को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक नई इक्वेशन मिलती है, उसे इक्वेशन नंबर थर्ड बोलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक नई इक्वेशन मिली है, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 2 दोनों एक साथ मिलकर क्या प्रोवाइड कराती है हमें, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड में ये कहानी लिख देना कि 2 और थर्ड दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रही हैं, जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और दोनों इक्वेशन को लिख भी देना बॉक्स में कवर करने के वैसे, इक्वेशन थर्ड को भी लिख देना और इक्वेशन 2 को भी लिख देना। देखो x किसका फंक्शन आ रहा है, p और c का, इसी फॉर्म में आता है हमारा आंसर पैरामेट्रिक फॉर्म में। x p और c का फंक्शन आता है और y इक्वल्स टू भी p और c का फंक्शन आता है। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका आंसर अभी तक हमने जो देखा है इसी फॉर्म में आता है। देखो y भी किसका फंक्शन है, c और p का, और x भी यहाँ पे 2 किसका फंक्शन है, c और p का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए भी वो टेबल बना लेना अगर आपको रिवाइज करना है, कैसे डिफाइन करते हैं सोल्वेबल फॉर y के लिए, फिर उसका जो है मेथड कैसे डिज़ाइन करते हैं, फिर डिराइव कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू दे देना। डिफाइन कैसे करते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई, और आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, y एज ए फंक्शन x एंड p, तो हम कहते हैं कि ये सोल्वेबल फॉर y है। कैसे करते हैं, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एक्स और p, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ टर्म आएंगे, dy अपॉन डी एक्स को
सॉरी dy/dx को p सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। कभी कभी दो फैक्टर आएंगे phi1 phi2 = 0। इसमें dp/dx नहीं होगा तो इसको नेगलेक्ट करते हैं, जिसमें dp/dx होता है उसको लेते हैं। कभी कभी ये आएगा ही नहीं, एक ही इक्वेशन बनती है, उसी को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसे इक्वेशन नंबर 2 कहा जाता है। ये इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। 1 और 2 से p को एलिमिनेट करते हैं, p को एलिमिनेट करते हैं। अगर p एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं, इक्वेशन जो 2 थी उसमें जो x की वैल्यू आई थी उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक नई इक्वेशन मिलती है जिसे थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन 2 और थर्ड दोनों एक साथ मिलकर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर दे देती है। ये था इस कंप्लीट का समराइज अगर आपको करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप ट्राई कर लेना अगर कर सकते हो तो, ठीक है। ओके, आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे जो सोल्वेबल फॉर पी भी थे, सोल्वेबल फॉर पी भी कर सकते थे, सोल्वेबल फॉर एक्स भी थे और सोल्वेबल फॉर वाई भी। तो अब आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना वेल इनफ तो आपको समझ आएगा कौन सा मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हालांकि मैंने हर क्वेश्चन में कोशिश की है कि मैं दिखा दूँ, शो कर दूँ आपको कि वो सोल्वेबल फॉर अगर पी है क्या उसको हम प्रोसीड कर पाएंगे, क्या वो इजी रहेगा। अगर सोल्वेबल फॉर एक्स है क्या वो इजी रहेगा। सोल्वेबल फॉर वाई तो हम इस मेथड में कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में जस्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा होगा, हो सकता है वो पी के लिए भी सोल्वेबल हो, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, ठीक है। अब या तो आपने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को किया हुआ हो, जैसे आपको, ताकि आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ ये मैंने किस मेथड से किया था, सोल्वेबल फॉर वाई से किया था, एक्स के लिए किया था, तो आप कर दोगे, ठीक है। बट अगर आपके याद नहीं है फिर आप देखोगे पी के लिए भी है ये सोल्वेबल, वाई के लिए भी, एक्स के लिए भी। तो जिस मेथड से इजी रहता है उस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टडी करेंगे उसमें क्लोरेट्स इक्वेशन, क्लोरेट्स फॉर्म किसको बोलते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और ये आपके जो होम असाइनमेंट के क्वेश्चन है ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग।